बुजुर्ग अवस्था में यानी कि बुढ़ापे में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी परेशानी होती है डेंचर प्रॉब्लम्स, यानी कि दांतों की परेशानी। दांत निकल आते हैं, नकली डेंचर्स बिठाने पड़ते हैं, कभी ठीक से बैठते नहीं हैं, कुछ खा नहीं पाते, इतनी दर्द होती है। क्या किया जाए ऐसे में? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर तामनकर को, जो कि एक बहुत ही अच्छी डेंटिस्ट हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हम आज बात करेंगे अबाउट कंप्लीट डेंचर्स कि नॉर्मली हमारे बुजुर्ग लोगों में जो डेंचर्स बनते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों होती हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि भी डेंचर्स जो होते हैं वो कौन सी उम्र में लगाने चाहिए? बल्कि ऐसी उम्र कोई नहीं रहती है, जब भी दांत सब निकल जाते हैं तभी लगाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली 60-70 जब उम्र होती है तभी दांत अपने आप यानी नेचर के हिसाब से गिर जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कभी कभी तो 40-45 साल के लोगों को भी डेंचर लगता है। ओके, एट दैट अर्ली एज। हाँ, यानी उसकी उम्र नहीं है, जब दांत निकल जाएंगे तभी डेंचर लगाना है। अच्छा, इसके डेफिनेटली अलग अलग टाइप्स होते होंगे। देयर मस्ट बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंचर्स। तो कितने तरह के होते हैं ये डेंचर्स? डेंचर के जो टाइप्स रहते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा। एक दांत निकालने के बाद जो तुरंत लगाते हैं उसको इमीडिएट डेंचर बोलते हैं, और जो एक हमेशा लगाते हैं यानी परमानेंट डेंचर रहता है उसको परमानेंट डेंचर बोलते हैं। ओके। बाद में दांत का जो डेंचर का जो प्लेट है उसके ऊपर भी उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। प्लेट के ऊपर एक्रिलिक, फाइबर ग्लास, ल्यूसीटॉन करके डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स रहते हैं। अच्छा। और जो दांत रहते हैं वो दांतों के अंदर भी इंडियन टीथ सेट रहते हैं और अलग अलग प्रकार के टीथ सेट रहते हैं। यानी उसकी क्वालिटी मेनली दांत के साइज, शेप के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर और प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, एक बार हम दांत निकाल देते हैं जब तो उसके बाद हमें कभी लगाने चाहिए डेंचर्स? कितना टाइम गैप होना चाहिए उसमें? बल्कि पहले के ज़माने में ऐसा था कि दांत निकालने के बाद 6-7 महीना तक रुकना था। यानी दांत निकालने के बाद दांत के डॉक्टर बोलते थे कि आपकी जो हड्डी है वो श्रिंक नहीं हुई है। अच्छा। और वो श्रिंक होने के लिए 6-7 महीने लगते हैं, इसलिए 6-7 महीना रुकना ये एक रूल था। अच्छा। लेकिन डॉक्टरों को ये पता चला है कि जैसे हम लोग 6-7 महीने रुकते हैं तो 2-4 बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं। एक तो 6-7 महीने खाने को नहीं होता है, दांत नहीं है तो उससे। लेकिन फिर खाएंगे कैसे? बिल्कुल, दांत नहीं है तो मिक्सी का यूज करके खा सकते हैं, क्योंकि चबाने के लिए तो दांत नहीं रहते। तो यानी कि पूरा लिक्विड होना चाहिए। जी, सेमी सॉलिड और लिक्विड। अच्छा। ऐसा खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है पर कि एक तो वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि 6-7 महीने दांत नहीं है। अभी आपने पूछा वैसे खाएंगे कैसे, तो बेचारे की उम्र भी रहती है। तो उससे धीमे धीमे वजन कम होता है। वजन कम होने से सब लोग पूछते हैं, अरे आप तो एकदम उम्र हो गई, लास्ट 6 महीने में आपकी क्या हालत हो गई। तो वो आदमी का कॉन्फिडेंस जो है वो भी धीमे धीमे नीचे जाता है। अच्छा। घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो बुजुर्ग लोग बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। राइट। शादी जैसे फंक्शन है वो अटेंड नहीं करते हैं। तो धीमे धीमे 6-7 महीने में उनके कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा भी नहीं लगता है उनको, वो नीचे जाने लगती है। उससे और एक प्रॉब्लम क्या होता है कि नीचे का जो जॉ है वो लॉक, यानी हमारे ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को लॉक रहते हैं। जैसे कि दांत निकाल देते हैं तो नीचे का जो धीमे धीमे बाहर आता है, और जब भी 6 महीने के बाद हम लोग माप लेते हैं तो उसी पोजीशन में पेशेंट हमेशा दांत बंद करने लगता है। अच्छा। तो दांत ठीक तरह से बनते नहीं है। ओके। इसीलिए आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, दांत निकालने के बाद तुरंत दांत हिलते हैं। ओके। यानी 6-7 महीने के लिए एक डेंचर बनाते हैं, ये जो डेंचर है वो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, ऐसी बात है। यानी कि 6-7 मंथ्स का यूजुअली टाइम गैप होता है। हाँ, हड्डी श्रिंक होने को 6-7 महीने लगते हैं। वैसे हड्डी श्रिंक होने की जो प्रोसीजर है ना, बल्कि वो हमेशा चालू रहती है। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम श्रिंकेज फर्स्ट 6 मंथ्स में होता है। ओके डॉक्टर साहब, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट इमीडिएट डेंचर्स। क्या ये इमीडिएट डेंचर्स जो होते हैं वो चुभते हैं मुंह में? आर दे रियली पेनफुल? डज इट हर्ट इनसाइड? क्या होता है कि दांत निकालने के बाद वहाँ जख्म तो रहती है। हाँ। यानी एक दिन में ऐसा तो हम लोग डेंचर देते नहीं है। बहुत बार कैसे होता है बल्कि कि पेशेंट की उम्र ज़्यादा रहती है और उनको दांत के डॉक्टर के पास बार बार आना भी वो पसंद नहीं करते हैं, या अकेले नहीं आ सकते, साथ में किसी को आना पड़ता है, या हर दांत निकालने के लिए 2-2 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो एक दूसरा तरीका रहता है, वो मैं आपको पहले बोलूँ। हम वो पेशेंट की पूरी जांच करते हैं और वो एनेस्थीसिया के लिए फिट है तो उनको लेके डॉक्टर के पास यानी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और एक ही दिन में सब दांत निकालते हैं। अच्छा। आपको ये सुनकर ऐसा लगे कि इसी उम्र में सब दांत निकालेंगे तो खून ज्यादा जाएगा, डर रहेगा। कि हम एक दांत में निकालते हैं तब भी इतना खून निकलता है। बिल्कुल। तो पूरा सेट अगर हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली बहुत खून जाएगा, वीकनेस तो आ ही जाएगी। नहीं, इतनी ज्यादा रहे
हम लोग 6-7 7 या 10 दांत साथ में निकालते हैं ना, तो ब्लीडिंग इमीडिएटली हम लोग कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स बहुत दिन तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये उम्र में जितना एंटीबायोटिक लेते हैं तो उतना वीकनेस आता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। यानी जनरल एनेस्थीसिया का डर जरूर है, यानी नॉलेज नहीं है इसलिए, अदरवाइज ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल रहती है। आप यकीन नहीं करोगे पालकी, कभी कभी तो हम लोग पेशेंट के लाइक मंडे के दिन दांत निकाल दिए, 2 दिन की गैप देते हैं, गुरुवार शुक्रवार से दांत बनाना चालू करते हैं और सैटरडे तक उनके मुंह में दांत भी देते हैं। यानी ऑफिस में अभी जॉब करने वाले लोग हैं जिनकी उम्र 50-55 है, मुंह में 10-12 दांत है और 10-12 दांत नहीं है, ठीक तरह खा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं 8 दिन के आप लीव ले लो। ये मंडे को सुबह दांत निकालते हैं और सैटरडे तक दांत दे देते हैं। यानी सोमवार को वो ऑफिस जब भी जाते हैं तो किसको पता भी नहीं रहता है कि इनके दांत निकाले और नए डाल भी दिए। ये डेंचर को पालकी इमीडिएट डेंचर बोलते हैं। और आपका भी सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि ये वो चूकते हैं क्या। हाँ जी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि दांत निकालूंगा और मैं आपको 4-5 दिन के अंदर दांत दे दूंगा, तो उनको लगता है डॉक्टर जख्म रहेगी, चुभेगा तो नहीं। हम डेंचर इसी प्रकार से बनाते हैं कि वो जो जख्म है या हड्डी है उसको हम लोग ऊपर से कवर करते हैं। ऑन द कंट्री ये जख्म को या हड्डी को उसका प्रोटेक्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, दांत जब हम लगाते हैं, कंप्लीट डेंचर्स लगाते हैं, तो उसके बाद क्या तकलीफें होती हैं, हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? दांत जब भी नए लगाते हैं तो पहला फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन यानी हम लोग चश्मा भी बदली करते हैं या नया डालते हैं तो शुरुआत में जमता नहीं है ना, वैसे ही यहाँ होता है। शुरुआत में थूक आती है। क्योंकि आज तक कैसे रहता है, जो भी हम लोग चीज़ खाना खाते हैं वो डाइजेशन के लिए रहता है। इसीलिए नेचर के सिस्टम से वहाँ सलाइवा यानी थूक आना जरूरी है। वो सलाइवरी जो ग्लैंड है उसको अभी तक पता नहीं है कि ये खाने की चीज़ नहीं है। वो ये समझता है कि ये कुछ खाने की चीज़ है, इसीलिए शुरुआत में काफ़ी थूक आती है। लेकिन ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं रहता है। शुरुआत के 2-4 दिन तक थूक बहुत आती है और बाद में धीमे धीमे थूक आना कम हो जाता है। अच्छा, तो इसमें बात करने में भी तकलीफ होती होगी? शुरुआत में तो कुछ लोग तो पहले 1-2 दिन मुंह भी नहीं खोलते हैं। इतना उनको डर लगता है, उनको लगता है जैसे मैं बात करूं तो मेरा डेंचर गिर जाए। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि वो टीवी में न्यूज़ रीडर कैसे रहते हैं वैसे आप न्यूज़पेपर हाथ में रखिए और पढ़िए। अच्छा। यानी आपका धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या होता है कि वो जैसे बात करने जाते हैं ना तो उनके घर वाले बोलते हैं अरे क्या तुम बोल रहे हो, हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है अरे मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला सुन पा रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं, तो उनको डर लगता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बात नहीं करने की, वो शुरुआत में 2-4 दिन तक ही होती है, बाद में बात बहुत ही अच्छी तरह होती है। बल्कि बाद में इसकी इतनी आदत हो जाती है कि डेंचर निकालते हैं तो लोगों को बात करने को नहीं होता है। यानी कि जस्ट इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा ऐसा होता है बिकॉज नया नया है। एज द पर्सन गेट्स यूज्ड टू उसके बाद बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट बगैर उसके चैन नहीं आता जी। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? व्हाट शुड वी अवॉइड एंड व्हाट शुड वी ईट? डेंचर जब भी नया रहता है ना तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ आप 1 या 2 साल के बच्चे को जैसे खाना खिलाते हो वैसे खाइए। अच्छा। यानी उनको हम लोग क्या देते हैं कि सेमी सॉलिड फूड देते हैं, चम्मच से देते हैं और क्वांटिटी भी कम देते हैं। क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाने का कोशिश किया तो जमता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि आप अकेले खाना खाने बैठो, साथ में मत बैठो। क्या होता है बाकी के लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ये बेचारे दांत नए नए हैं, उनको खाने को नहीं हो रहा है तो धीमे धीमे खाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है सब लोग उठ गए मैं भी उठ जाऊँ, या बहुत जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करो। इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ पहले आप अकेले बैठिए, धीमे धीमे खाइए और छोटे बच्चे को जैसे खिलाते हैं ना वैसे करिए। 1-2-4 दिन के बाद प्रैक्टिस होने के बाद में आपकी उम्र बढ़ गई है ऐसा समझ लेना, फिर 4-5 साल के बच्चे को जैसे देते हैं वैसे करिए। यानी पहले सेमी सॉलिड बाद में सॉलिड ऐसा खाना चाहिए। तो ये जो आप बता रहे हैं डेंचर्स जो बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाते हैं एंड उनके टूटने का डर नहीं रहता? डेंचर में जो प्लेट में बहुत टाइप रहते हैं, एक्रिलिक टाइप के डेंचर्स रहते हैं, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक के रहते हैं या मेटल बेस के भी रहते हैं। तो फिर इनके टूटने का डर नहीं रहता? आपने जो क्वेश्चन पूछा ना पालकी, ये हमारे लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्या होता है कि एक तो ये बुजुर्गों की उम्र रहती है, हाथ में इतनी ताकत नहीं रहती है, थोड़े हाथ कांपते भी है। दूसरी चीज उसको थूक रहती है, सलाइवा जो रहती है वो बहुत स्लिपरी रहती है। अच्छा, यदि नल के ऊपर पानी में धोने की कोशिश करते हैं तो हाथ से गिर जाते हैं।
हाँ। और वो टूटने की संभावना है। राइट। तो मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि आप हमेशा बेसिन के अंदर डेंचर धोइए। ओके। डेंचर मुंह में धो नहीं सकते ना, बल्कि हाँ, बाहर निकालना पड़ता है। तो बेसिन के अंदर धोते हैं तो गिर भी जाए तो बेसिन के अंदर गिरे। ओके। या बाथरूम में धोते और नीचे गिर जाएगा तो टूटने की संभावना बहुत है। उसके लिए आजकल अनब्रेकेबल टाइप के जो डेंचर आए हैं, यानी वो जब भी गिर जाते हैं तो टूटने की संभावना बहुत कम है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो टूटता है, गिरने के बाद जिंदगी में नहीं टूटता है, लेकिन टूटने की संभावना उसमें बहुत ही कम रहती है। ओके। अभी जिस तरह आप बता रहे हैं कि डेंचर को निकाल कर साफ़ किया जाता है, तो क्या उसे भी हमें ब्रश से क्लीन करना चाहिए? जी, डेंचर साफ करने का एक अलग ब्रश होता है। अच्छा। उसको 2 साइड से ब्रिसल्स रहते हैं, यानी एक साइड में प्लेट साफ करने के लिए डेंचर की, और एक साइड में डेंचर के दांत साफ करने के लिए। अच्छा। नॉर्मल ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। ओके। लेकिन हमेशा खाना होने के बाद में डेंचर को निकालना है, अच्छी तरह धोना है, मसूड़ों को भी मसाज करना है और बाद में दोबारा डेंचर को लगाना है। ओके। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि मसूड़ों को भी क्लीन रखना है। तो ये डेंचर्स जब हम लगाते हैं तो कितने साल हम इस सेट को यूज़ कर सकते हैं? कितने साल डेंचर्स को लगा सकते हैं मुंह में? दांत निकालने के बाद, जैसे अभी मैंने बोला, इमीडिएट डेंचर होता है, बाद में हम लोग परमानेंट टाइप का डेंचर लगाते हैं। वो करीबन 4 और 5 साल के बाद बदली करना चाहिए। अच्छा। वो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे वजह है। 5 साल के बाद हड्डी थोड़ी श्रिंक होती है। ओके। और डेंचर का फिटिंग निकल जाता है। 5 साल पहले जो डेंचर बनाया था वो डेंचर अभी बैठता नहीं है, फिर वो लूज डेंचर हो जाता है और बार बार हिलता है, और नीचे वाला डेंचर जितना हिले उतना मसूड़े के ऊपर और हड्डी के ऊपर दबाव आता है। और ये दबाव आने से हड्डी और घिसने की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। अच्छा। इसीलिए हर 5-6 साल के बाद डेंचर को बदली करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चेंज इट आफ्टर एवरी 5-6 ईयर्स। बल्कि आप यकीन नहीं करोगे, कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं कि ये डेंचर कभी बनाया, 15 साल हो गया। माय गुडनेस। बाप रे, 15 साल, यानी मैं तो पहले डर जाता हूँ। हाँ। क्योंकि वो हड्डी इतनी घिसी हुई रहती है कि अभी मैं नया डेंचर बनाऊँ तो वो बैठता नहीं है। फिर उनको ऐसे लगता है कि वो सोच के आते हैं कि ये डेंचर है ना, मेरा बदली करना है, लेकिन कुछ भी काम में रह जाता है। अभी 12-15 साल होने के बाद नया जब डेंचर बना नहीं जाता है तो उसमें इतना फिटिंग नहीं आता है। अच्छा। इसीलिए हर 5 साल के बाद यदि डेंचर चेंज करते हैं तो वो जिंदगी भर अच्छा फिट का डेंचर उनको इस्तेमाल करने को मिलेगा। ओके डॉक्टर, वन लास्ट क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डेंचर्स लगा देते हैं, बट मैनी पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी विथ इट। यू नो, दो सब कुछ अच्छी तरह होने के बावजूद भी दे आर नॉट हैप्पी विथ इट। ऐसा क्यों होता है? इसके मेन 3 कारण हैं। पहला कारण जो डॉक्टर से निगड़ित है। जब भी मैं ये बुजुर्गों का दांत बनाता हूँ तो मैं पहले उनको मन ही मन में नमस्कार करता हूँ और ये समझता हूँ ये मेरे माँ और पिताजी है, ये मेरे पेशेंट नहीं है। अच्छा। क्योंकि डेंचर का अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, फिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कारण डॉक्टर का माप लेना ये है। ओके। दूसरी चीज़, मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि ये बुजुर्गों के मुंह में एक भी दांत नहीं है, और मैं यदि अच्छा काम करता हूँ तो वो अच्छी तरह खाना पाएंगे। यानी मेरा काम अच्छा हो तो वो आगे के 5 साल तक अच्छा खाना पाएंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। राइट। यानी पहला जो पॉइंट है वो डॉक्टर का इम्प्रेशंस का। सेकंड आता है पेशेंट के मसूड़े और हड्डी का। बहुत बार क्या हो जाता है कि मसूड़े और हड्डी इतनी नरम पतली रहती है या इतनी शार्प रहती है कि वो डेंचर को पकड़ती नहीं है। अच्छा। तो ये कुदरती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते। हालांकि माइनर सर्जरी करने के बाद हड्डी की थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। ओके। और तीसरा और एक इम्पोर्टेंट कारण है वो पेशेंट की साइकोलॉजी। ओके। ये उम्र में क्या रहता है कि कोई भी नई चीज़ सीखना बहुत डिफिकल्ट है, और दांत लगा के दोनों बाजू से खाना ये शुरुआत में आता नहीं है। राइट। बल्कि ऐसे होता है कि हमेशा हम लोग एक ही बाजू से चबाते हैं, और डेंचर को यदि हम लोग दोनों बाजू से नहीं चबाएंगे तो डेंचर उठ के आता है। ओके। यानी सीसो बोलते हैं ना, वैसे एक बाजू से चबाएंगे तो दूसरे बाजू से डेंचर उठ के आता है। ओके, तो दोनों तरफ से खाना चाहिए डेंचर हो तो। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें आपने हमें बताई तो सही, पर हम चाहेंगे कि एक बार हमारे व्यूअर्स को क्लिनिक पे लेके चलें और वहाँ पर चल के हम प्रॉपर पूरा क्लिनिकल प्रोसीजर देखें। तो आइए दर्शकों, हम चलते हैं क्लिनिक में और आपको दिखाते हैं एक पूरा क्लिनिकल प्रोसीजर, एक कंप्लीट डेंचर का। कंप्लीट डेंचर की प्रोसीजर में अभी देखते हैं कि कंप्लीट डेंचर कैसे बनाया जाता है। अभी इनकी मैं पहले गम्स की कंडीशन चेक करूंगा। यदि गम्स की कंडीशन सही है, यानी दांत निकाले हुए एरिया में जख्म अच्छी तरह भर गई है, तो मैं माप ले सकता हूँ। मैं यहाँ किधर दबा रहा हूँ, आपको दर्द हो रहा है? नहीं।
आज का जो पहला माप है उसको हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन ऐसे बोलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं इनको यूनिवर्सल ट्रेस बोलते हैं। अभी मैं इनके मुंह में डाल के चेक करूँगा। ये मुंह में डालने के बाद आपको किधर तकलीफ है तो मुझे बोलिए, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा था, यानी ये इनके साइज़ का नहीं है। मैं दूसरा साइज़ का ट्रे अभी उनके मुंह में टेक कर रहा हूँ। अभी सोनी जी कैसा लग रहा है? ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्रे का साइज़ है वो ये सही है। अभी ट्रे सिलेक्शन का काम पूरा हो गया। ये जो मेरे हाथ में मटेरियल है उसको इम्प्रेशन कंपाउंड ऐसे बोलते हैं। इसको गर्म पानी में डालने के बाद ये नरम हो जाएगा। इसको मैं अभी ठंडे पानी में डालता हूँ। ये 1-1.5 मिनट के अंदर इनके मुंह में रखूँगा। जैसे मटेरियल हार्ड हो जाएगा उनके ऊपर का पैलेट का इसके ऊपर माप आ जाएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन बोलते हैं। अभी मैं इनके ऊपर के होठ और गाल को शेप कर रहा हूँ, यानी डेंचर जब भी बने तो वो सही साइज़ का बने। यदि डेंचर बड़ा बनता है तो होठ की मूवमेंट से वो गिर सकता है। ये हो गया अपर का इंप्रेशन। वैसे ही अभी मैं ये लोअर ट्रे में नीचे का भी माप लेता हूँ। अभी पेशेंट के मुंह में जो हम लोग ने माप लिया है उसको इंप्रेशंस बोलते हैं। ये इंप्रेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस या डेंटल स्टोन में पोर करके उसके मॉडल बनते हैं। अभी ये जो दिख रहा है ये डेंटल स्टोन की पाउडर है। इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। जो इंप्रेशन था उसके अंदर हम लोग अभी ये पोर कर रहे हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक 15-20 मिनट के अंदर सेट होके ये हार्ड हो जाएगा, और जैसे पेशेंट के दांत थे वैसे के वैसे दांत 10-15 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। कल हमने जो देखा जो प्राइमरी इंप्रेशन था उसके ऊपर ये मॉडल बनाया है। ये मॉडल के ऊपर ये स्पेशल ट्रे बनाया है, इसको बोलते हैं स्पेशल ट्रे। ये स्पेशल ट्रे उनके मुंह में डाल के आज दूसरा माप लेंगे। सुनने की तकलीफ नहीं है ना कहाँ पर भी? बिल्कुल। अभी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसका नाम है बॉर्डर मोल्डिंग। आप अभी ये जो देख रहे हो इसको ग्रीन स्टिक बोलते हैं। आप देख रहे हो कि ये ग्रीन स्टिक को मैं फ्लेम के ऊपर गर्म कर रहा हूँ। उसको बॉर्डर पे लगा दिया है। ये गर्म है इसीलिए थोड़े ठंडे पानी में डुबो के उसको मैंने ठंडा कर दिया। यहाँ मैं उनकी होठ की मूवमेंट कर रहा हूँ, यानी डेंचर डालने के बाद उनके होठ की मूवमेंट हो जाएगी। जैसे पेशेंट हंसता है या बात करता है तो ये डेंचर गिर न जाए। ये देखिए बॉर्डर मोल्डिंग की प्रोसीजर मेरी कंप्लीट हो गई। ये चारों बाजू से उसको मैं ग्रीन स्टिक से बॉर्डर को सील कर दिया हूँ। अभी हम देखते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में इसका माप कैसे लिया जाता है। 2 प्रकार की ट्यूब्स रहती है। ये ट्यूब्स को इक्वल लेंथ में लिया जाता है। अभी इसको मैं मिक्स करता हूँ। अभी ये उनके मुंह में मैं डालूँगा। ये मटेरियल सेट होने को करीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये मटेरियल हार्ड हो जाएगा और ये काम लेबोरेटरी में जाएगा। ये माप रेडी हो गया। ये ऊपर का हो गया। ऐसे ही मैं नीचे में करूँगा, यानी आज का काम पूरा हो गया। अभी फाइनल इंप्रेशन बनने के बाद ये जो बन गया है उसको मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल के ऊपर वाइट के लिए ट्रे बनाया जाता है। वो जो ट्रे रहता है वो बेस प्लेट का रहता है। ये देखिए बेस प्लेट का ट्रे है। ये पेशेंट के जो मॉडल है उसके ऊपर रखा गया है और इसके ऊपर अभी हम लोग वैक्स ऐड करेंगे। ये जो हो रहा है उसको जॉ रिलेशन की तैयारी बोलते हैं। ये तैयार वैक्स को अभी बेस प्लेट के ऊपर सील किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये वैक्स लगा के बेस प्लेट रेडी हो गई। अभी आज जो माप हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है जॉ रिलेशन। इंडिविजुअल पेशेंट के लिए उसकी गैप कितनी है वो नोट करने का जो माप है उसको बोलते हैं जॉ रिलेशन। कल जो माप हम लोग ने लेबोरेटरी में भेजा था उसके ऊपर से ये बनवाया है। ये लोअर का जॉ का है, ये अपर जॉ का है। ठीक लग रहा है? तो मुझे चुभ नहीं रहा है ना कहाँ पर? ये मैं अभी उनके फेस के ऊपर मार्किंग के स्पॉट्स लगा रहा हूँ। तो नीचे एम बोलिए, एकदम लूज रखिए। मुंह खोलिए बड़ा।
अभी आप उनका फेस देखेंगे तो सही लग रहा है। यदि ये हाइट ज़्यादा होती तो उनको मुंह खींचा हुआ लगता था, यदि यह कम होती थी तो ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ नज़दीक लगता था, यानी वो टाइम पेशेंट कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ये पोजीशन उनको फेस में भी आप अभी देखेंगे तो सही लग रहा है। अभी ये ऊपर का जॉ मुझे नीचे वाले जॉ से सील करना है। ये ऊपर वाले को मैंने गरम कर दिया हूँ, नीचे वाले को भी वैक्स को मैं गरम कर रहा हूँ। अभी सोनी जी आपको मुंह बंद करके 1 मिनट तक रखना है। ये स्पैचुला है जो मैंने गरम किया है, ये ऊपर वाले वैक्स को नीचे वाले वैक्स को मैं ठीक तरह सील कर रहा हूँ। ये होने के बाद मैं मार्किंग करूँगा, यानी फ्रंट साइड के जो दांत है वैसे, और दोनों साइड पे कैनाइन के मार्किंग्स। मेरे ये मार्किंग के अनुसार लेबोरेटरी में दांत की सेटिंग की जाएगी। ये देखिए ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ एक दूसरे को सील हो गया है। अभी आपने बाइट की प्रोसीजर पेशेंट के मुंह में देख लिया है। ये बाइट का ट्रे जो रेडी हो गया है वो आर्टिकुलेटर के ऊपर रखा है और उसके ऊपर टीथ की सेटिंग हो जाएगी। ये टीथ रेडी आते हैं, इस प्रकार के टीथ रहते हैं वो। ये दांत को निकाल के ये वैक्स के ऊपर सेट किया जाता है। अभी जो प्रोसीजर चालू है उसको टीथ सेटिंग बोलते हैं। ये जो रेडीमेड दांत रहते हैं वो वैक्स के ऊपर सेट किए जाते हैं। ये पूरा सेटिंग होने के लिए करीबन 1.5-2 घंटा लगता है। ये होने के बाद ये सेटिंग जो रेडी हो जाएगा वो पेशेंट के मुंह में डाल के उसका ट्रायल लिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये सेटिंग पूरा हो गया है। यहाँ पर ऊपर और नीचे के दोनों दांत लगाए हुए हैं, इसको वैक्स ट्रायल बोलते हैं। ये हम लोग पेशेंट के मुंह में डाल के चेक करेंगे। सुनी जी, आज वैक्स का ट्रायल लेते हैं, यानी मैंने वैक्स के अंदर दांत को सेट किया है। सुनी जी, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वैक्स ट्रायल है। ये निकल जाएगा और यहाँ पर फाइबर ग्लास या ल्यूसिटॉन करके मटेरियल आएगा। ढीला छोड़िए। अभी आप देखेंगे, दांत बंद करिए सुनी जी, आगे ही देखिए जी। ये उनके दांत का सेटिंग है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सुनी जी हैप्पी। अभी ये काम मैं फैक्ट्री में भेजूँगा और उसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी हम लोग ने वैक्स ट्रायल की प्रोसीजर देख ली, वो एकदम सही थी। इसीलिए आगे के स्टेप हम लोग कर रहे हैं कि जिसको एक्रेलाइजेशन बोलते हैं, यानी एक्रेलाइजेशन यानी वैक्स की जगह में एक्रेलिक आता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये पेशेंट के मुंह में डाल के चेक किया जाएगा। ये आपका फाइनल डेंचर रेडी हो गया। कल हम लोगों ने देखा था कि जो वैक्स के अंदर था उसको आज फिनिश करके लाया है। ये जो मटेरियल है ये फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक यानी FRP है। ये मजबूत रहता है, ये हाथ से गिरने के बाद टूटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। कैसा लग रहा है सोनी जी? कंफर्ट एकदम ठीक लग रहा है। आप ज़रा स्माइल करके बताइए तो मुझे ऐसा लगे बराबर जाएगा। अच्छा सोनी जी, मैंने ये तो दे दिया है, लेकिन डेंचर देने के बाद शुरुआत में 2-4 दिन काफ़ी तकलीफ़ होती है। जैसे आदत नहीं रहती है, इसीलिए मुंह में थूक आती है या बात करने को डर लगता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन के बाद वो सूट हो जाता है। कल आप यदि आपको दर्द होता है तो आप आइए, मैं वो डेंचर को एडजस्ट करके दूंगा। अदरवाइज़ हमारा आज का डेंचर देने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो कुछ भी तकलीफ़ है सोनी जी तो मुझे आके मिलिए। आपको ये डेंचर पहले आपके पुराने वाले जो दांत थे वैसे लग रहा है या कुछ अलग? नहीं, अभी बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। सोनी जी, आपने तो आधी लड़ाई जीत ली। आप बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा एक पूरा क्लिनिकल प्रोसीजर। अभी हम आपके ही भेजे गए कुछ खतों में से कुछ खत हम यहाँ लेकर आए हैं। बहुत सारे खत आपने भेजे, बहुत सारे ईमेल्स हमें आए, बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। इसीलिए आप ही के खतों में से कुछ डेंचर्स पर आधारित कुछ खत हमने निकाले हैं और उनका जवाब हम लेंगे डॉक्टर तावनकर से। डॉक्टर साहब, कुछ खत हमारे हम पढ़ लेते हैं। हमारे ये पहला खत है फ्रॉम मिस्टर AV उपाध्याय फ्रॉम पुणे। अब ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने डेंचर लगा तो लिया है पर कुछ मज़ा नहीं आता। डेंचर बार बार मुंह से निकलने लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि डेंचर बार बार मुंह से निकलता है, और अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो तकलीफ़ जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉमन है।
और ये मेनली नीचे वाले दांत के लिए होता है। हाँ जी, लोअर डेंचर। लोअर डेंचर के लिए यदि इस प्रकार के हम लोग 1000 पेशेंट का केस स्टडी करें तो आउट ऑफ 1000 पूरे 1000 लोग एक ही कंप्लेंट से आते हैं, नीचे का दांत बैठता नहीं है। अच्छा। क्या रहता है कि ऊपर का डेंचर हमेशा साइज में बड़ा रहता है, इसीलिए उसमें फिटिंग ज़्यादा होता है। जैसे कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, आदमी का हाथ जितना बड़ा हो उतनी उतनी ग्रिप ज़्यादा होती है। ओके। और नीचे का जो रहता है ना वो डेंचर यू शेप का रहता है, इसलिए उसमें ग्रिप कम आती है। ओके। दूसरी बात यह है कि नीचे का डेंचर के वहाँ जबान की मूवमेंट से बहुत फ़र्क होता है। जबान हमारी जो रहती है वो नीचे वाले हड्डी को फिट रहती है। जैसे बात करते हैं या खाना खाते हो तो जबान हिलती है, जबान के पीछे एक पर्दा होता है, वो पर्दा भी हिलने लगता है। जैसे पर्दा ऊपर आता है पूरे दांत ऊपर। ओके। इसीलिए ये कंप्लेंट हमेशा नीचे वाले दांत में रहती है। अच्छा। और तीसरा एक प्रॉब्लम होता है कि नीचे का दांत हमारे मूवेबल जॉ को फिट रहता है, ऊपर का जॉ रहता है ना वो हिलता नहीं है। नीचे का जॉ, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरा नीचे का जॉ हिल रहा है। ओके। और इसीलिए ये कंप्लेंट हमेशा नीचे वाले जॉ में रहती है। अच्छा। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, डॉक्टर का माप बहुत सही होना ज़रूरी है। अच्छा। दूसरी चीज़, हड्डी यदि ख़राब है तो डॉक्टर भी बेचारा उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाता नहीं है। कर सकते। तो उसके लिए एक अलग टाइप का भी डेंचर आता है जिसको इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बोलते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज दिस इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर? इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर यानी जहाँ भी हड्डी कम है तो हम लोग हड्डी के अंदर इम्प्लांट के दांत फिट करते हैं। हाँ जी। यानी वहाँ 2 टाइप के रहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में। ये बाजू में 2 इम्प्लांट के दांत डालते हैं, यहाँ पर 2 दांत डालते हैं इम्प्लांट के डालते हैं। हाँ। और उसके ऊपर डेंचर फिट करते हैं। अच्छा। इसको फिक्स टाइप के डेंचर बोलते हैं। ओके, तो ये परमानेंट डेंचर्स होते हैं? इसमें जैसे मैंने बोला ना 2 टाइप के रहते हैं। एक इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर वो पहनने का निकालने का रहता है। अच्छा। लेकिन उससे कीमत थोड़ी कंट्रोल रहती है क्योंकि ये इम्प्लांट सब इम्पोर्टेड आते हैं, बहुत महंगे रहते हैं। यदि हम लोग मुंह में 4 के बदले में 10 या 12 इम्प्लांट डालते हैं तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेंटिस्ट ही उसको निकाल सकता है। लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ओके, सो इट्स मोर एक्सपेंसिव आता है। जी। जैसे भी 1.5 साल पहले विजय भाई हमारे पास आए तो पहले हमने उनका केस स्टडी किया, उनके पहले के एक्सरे निकाले। एक्सरे निकालने के बाद हमको ये पता चला कि उनके ऊपर की हड्डी इतनी सख्त नहीं है, तो उनके दूसरे पार्ट की हड्डी लेके वहाँ पर लगाई। उसके बाद और 6 महीना हम लोग रुके। 6 महीने के बाद वो जैसे कड़क हो गई, बाद में इम्प्लांट डाले। अभी देखते हैं विजय भाई के मुँह में कैसा है। ये दिख रहा है, ये ब्रिज है, यहाँ ये दांत के अंदर इम्प्लांट है, ये दांत के अंदर इम्प्लांट है, उसके ऊपर ये ब्रिज बांधा है। अभी उनके लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ इसके अंदर इम्प्लांट है, ये दांत के अंदर इम्प्लांट के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रहता है और उसके ऊपर ये सिरामिक का ब्रिज डाला है। ये आगे के पार्ट देखिए, यहाँ पर उनके 2 इम्प्लांट डाल चुके हैं, अभी आगे का ब्रिज करना बाकी है। अच्छा विजय भाई, अभी बताइए आपको लास्ट ये ब्रिज डाल के मेरे हिसाब से 2-3 महीने हो गए ना? 3 महीने में खाने को कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट खा रहा हूँ और कोई दुख तकलीफ नहीं है और स्मूथली मैं खा सकता हूँ। आपके कहने से मैंने इम्प्लांट डाला और अभी मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक और खाता हमारा ले लेंगे। ये आया है बंसी मिश्रा से, जो कि थाना के हैं, मुंबई के। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैंने ऐसा सुना है कि डेंचर लगाने से कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्या ये सही है? और अगर सही है तो ऐसा क्यों होता है? ये पार्टली सही है और पार्टली डर है। बहुत लोगों को कैंसर का फोबिया रहता है, उनको जहाँ भी थोड़ी जख्म होगी तो आते हैं कि डॉक्टर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। ओके। थोड़ी सूजन भी आती है तो क्लिनिक में आते हैं, डॉक्टर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। पर इज इट रियली रिस्की? क्या हो सकता है कैंसर? क्या होता है ना पालकी कि डेंचर बहुत साल इस्तेमाल करते हैं तो उसका फिटमेंट जो है ना वो निकल जाता है। अच्छा। जैसे अभी मैंने बोला लूज रहता है तो कंटिन्यूस वो हिलते रहता है, वहाँ इंजुरी होती है। कैंसर होने की एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है इंजुरी, भले वो स्मोकिंग से हो, भले वो टोबैको रखने से हो या डेंचर से हो। अच्छा। इसीलिए कैंसर होने की संभावना है, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। ओके। यानी इतना कॉमन नहीं है। अच्छा। लेकिन इस डेंचर यदि हम लोग 4-5 साल के बाद बदलते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं आ सकती। सो यानी इतना ज़रूरी है कि एवरी 4 to 5 ईयर्स वो डेंचर हमें बदलना ही चाहिए। बदलना चाहिए। ओके, एक और ख़त हम ले लेते हैं, आज का एक आखिरी खत। ये आया है कविता चौधरी से, जो कि है नासिक की। अब ये कहते हैं, डॉक्टर साहब जब से डेंचर लगाया है तब से कुछ खाना नहीं अच्छा लगता, जो भी खाते हैं उसकी टेस्ट ही नहीं आती। एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी
किसी तरह से अनहेल्दी फूड ऐसे लग रहा है उनको कि वो खा रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कोई टेस्ट ही नहीं है, फीका खाना खा रही है, टेस्टलेस, ऐसा क्यों? नहीं, क्या होता है कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल करती है। नया डेंचर डालते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, खाने को मज़ा नहीं आ रहा है, चबाने को नहीं होता है, इसीलिए टेस्ट नहीं लगती है। आप बोलिए टेस्ट कहाँ से आती है? टेस्ट तो हमारी ज़बान से आती है। बिल्कुल, टंग। तो जबान के ऊपर तो डेंचर रखते नहीं है। हाँ जी। तो उसकी कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बहुत बार लोगों को शुरुआत में ऐसा लगता है। अच्छा। लेकिन एक बार डेंचर की आदत हो जाती है, बाद में सब टेस्ट और सब दोबारा लौट आता है। ओके, यानी कि जस्ट दैट कि इनिशियल स्टेजेस में ऐसा होता है, बट अल्टीमेटली वी गेट यूज्ड टू इट। यस। ओके, दैट्स रियली नाइस डॉक्टर। बहुत सारे सवालों का हमें आज जवाब मिला, बहुत सारी जानकारी आज हमें मिली। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका कीमती टाइम निकाल कर हमारे व्यूअर्स को हमें इतनी सारी जानकारी आपने दी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।